बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुसलमानों की तारीख के बारे में जब हिंदुस्तान में बात की जाती है तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं और जिनके बारे में काम होना चाहिए था, कतई काम नहीं हुआ। और ख़ासतौर पर ये मौजू जो है ये तकरीबन बिल्कुल अनटच्ड है, अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में तफसीली जायज़ा लेना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो है मुश्किल काम है और ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें, दो तरह के हमारे यहाँ जो है नैरेटिव्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। द फर्स्ट नैरेटिव इज दैट मुस्लिम्स एक्चुअली डिस्ट्रॉयड द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। तो उसमें एक जो बड़ा इदारा है जिसका नाम आता है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, जला के राख कर दिया। और दूसरा ये है कि मुसलमानों ने कोई अगर बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में कायम किए होते तो उसके आसार दिखते। मसला ये है कि हमारे पास इन दोनों चीज़ों के जवाब उमूमन नहीं होते। एक तो ये कि हमें पता नहीं कि बख्तियार खिलजी कभी नालंदा गया ही नहीं। जो रिसर्चेज आई हैं उसके बारे में साफ साफ उससे जाहिर है कि बख्तियार खिलजी कभी भी नालंदा नहीं गया। वो जब बंगाल जा रहा था तो तकरीबन 22 किलोमीटर के डिस्टेंस से वो गुजरता हुआ चला गया वहां पर। ही नेवर टच्ड नालंदा। और उसके बारे में ये है कि वो यहाँ का जो इनके अपने इंटरनल जो फ्यूड्स थे उसकी बिना पर वो इदारा तबाह हुआ था। और उसको मतलब हिंदूज की अपनी इंटरनल जो फाइट्स थी उसकी वजह से, हिंदूज और बुद्धिस्ट की। दूसरी चीज जो ये कहते हैं कि हम खुद जब सोचते हैं या हमारे अपने बच्चे सोचते हैं तो हमारे बारे जहन में सवाल उठता है कि मुसलमानों के अगर यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे तो आखिर दिखते क्यों नहीं, वो खत्म क्यों हो गए, उनकी बिल्डिंग्स कहाँ गई, उनके आसार कहाँ गए, रेमिनेंट्स कहाँ हैं उनके। And actually, even historians they find it very difficult to respond and to satisfy their audience because we don't have answers to those questions. लेकिन मैं बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस खोली थी इदारों की, दूसरे उनमें से बहुत से इदारे हैं जिनके अभी भी रिमनेंट्स मौजूद हैं। बहुत से इदारे हैं जो तकरीबन 17 सेंचुरी से 18 सेंचुरी से अब तक चल रहे हैं। और जो इदारे ख़त्म हुए हैं उसके हिस्टोरिक रीजंस हैं। देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी मेरी स्क्रीन पर जो आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रही है ये एक बीदर का एक इदारा है, मदरसा महमूद गवान। हमारे यहाँ लैंग्वेज का एक बड़ा मसला रहा है। लैंग्वेज का मसला ये कि हमने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं वो जो मिडिवल इस्तिलाहात हैं, वी कंटिन्यू टू यूज दोज टर्म्स इवन नाउ। जो मदरसे को हम अभी देख रहे हैं और जो मदरसे मतलब जो 14 सेंचुरी 13 सेंचुरी में जो इदारे थे उन दोनों में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ मदरसा जो था वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल का होता था। तो ये महमूद गवान का मदरसा है। महमूद गवान उसके बारे में बाद में बात करूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूँ। दूसरा ये देखें, ये जो है मदरसा गाजिउद्दीन है, ये दिल्ली में है। और ये तो उसकी आर्ट वर्क है। एक्चुअल बिल्डिंग ऑफ मदरसा गाजिउद्दीन स्टिल स्टैंड्स इंटैक्ट। उसमें अभी भी पढ़ाई होती है, उसमें उसकी मस्जिद में अभी भी नमाज होती है। शानदार सी बिल्डिंग है, बहुत जबरदस्त। इसके बारे में थोड़ा इसका प्रिजर्वेशन का काम अभी कुछ पिछले 8-10 सालों में हुआ है। और जो मदरसा गाजिउद्दीन है ये अभी दिल्ली का एक मशहूर कॉलेज है, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। ये अब तक चला आ रहा है। मतलब ये 1707 में तकरीबन आसपास इसका लॉन्च हुआ था। बाज लोग कहते हैं 1707 में हुआ, बाज कहते हैं कि इट वाज फाउंडेड इन 1720। बट एनी हाउ इट वाज in early 18th century it was founded during Mughal rule and it continues to function even now. ये मदरसा अलाउद्दीन खिलजी है, ये दिल्ली में है। हम ये एक बड़ा कॉलेज था और आप देखें जो इसके रिमिनेंट्स जो वो हैं अभी, मतलब जो आसार हैं, ये आपको बताएंगे कि इट वाज नॉट ए स्मॉल मकतब और मदरसा, इट वाज अ ह्यूज, इट इज स्टिल अ ह्यूज स्ट्रक्चर। सो इट मस्ट हैव बीन अ ह्यूज कॉलेज एट द टाइम। ये महामांगा का मदरसा है। ये तकरीबन कहेंगे इसको 1570s में ये महामांगा के बारे में अगर आप लोग जानते हो कि अकबर की विटनेस थी। और अकबर की ड्यूरिंग हिज इनिशियल पीरियड ऑफ अकबर्स रूल ही वाज वेरी पावरफुल। तो उसने ये दिल्ली में ही। तो हम अगर अपने आसार को खुद देखेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि एक्चुअली जो चीज मौजूद है, जो चीजें हैं, हमने क्या किया है, हमने अपनी चीजों को प्रिजर्व नहीं किया है। एंड नाउ वी कंप्लीटली लैक एनी नॉलेज अबाउट आवर ओन ग्रेट पास्ट दैट वाज। और मैं आगे बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे कि
एक एक करके बिल्कुल शुरू का जो पहला बादशाह था दिल्ली सल्तनत का, उसके बाद से आप देखें निज़ाम की सल्तनत में जो काम हुए हैं मतलब पूरे, वो ऐसे हैं जिसको आप मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दिल्ली में जब से मुसलमान आए, क्योंकि जब मुसलमान आए तो देवर टर्किश, एंड इफ वी नो टर्किश और सेंट्रल एशियंस, we should realize the fact that Central Asia was the cradle of civilization at the time. आप देखें एस्ट्रोनॉमी में जो काम हुए, फिजिक्स में जो काम हुए, मैथमेटिक्स में जो काम हुए, अलजेब्रा जो हो, वो सारा सेंट्रल एशिया में मुसलमानों ने काम किया। तो वहां से जो लोग आएंगे, अकम्पलिश लोग होंगे, जो फॉर्च्यून सीकर्स होंगे, जो बादशाह होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जाहिल हो और ऐसे ही चले आए। दे वर ऑल वेरी वेल वर्स्ड इन डिफरेंट साइंसेस, लिटरेचर, आर्ट। और अब जब से वो आए उस वक्त से ही वो इदारों को का जो है वो यहाँ पर फाउंडेशन शुरू हुई। ये देखिए मदरसा मुइजी या मुइजी कॉलेज इसको कहें, इसको इल्तुतमिश ने 1211 में इस्टेब्लिश किया था दिल्ली में। और दिल्ली में मुस्लिम कैपिटल कब हुआ? 13th सेंचुरी के शुरू में, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत को उसने मतलब वो बादशाह बना। और उसके 2-3 साल के बाद वो उसने लाहौर से दिल्ली को अपना जो है वो कैपिटल शिफ्ट किया। सिर्फ एक कॉलेज नहीं था इसका, एक दूसरा इन्होंने कॉलेज वैसे ही सेम बनाया था बदायूं में। ये अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा है। अलाउद्दीन खिलजी का जो मदरसा था, ये कॉलेज इसको कहें क्योंकि हमारे यहाँ मिडिवल पीरियड में जो है वो कॉलेज को मदरसा कहते हैं। हमने उसी टर्म को अभी तक यूज करते रहे। तो हर जितने बड़े बड़े इदारे हैं, मतलब आप देखें जिन पर बिलियंस ऑफ रुपीज उस जमाने में खर्च किए गए हैं, जैसे महमूद गवान का जो मदरसा था, वो तो मतलब आर्किटेक्चर का, स्कॉलरशिप का एक अजीब गरीब नमूना था। तो उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी का ये जो कॉलेज था, ये उसके बारे में फरिश्ता ने लिखा है इस कॉलेज के बारे में। पैलेसेस, मॉस्क, यूनिवर्सिटीज, बास, मौसलम, फोर्ट्स एंड ऑल काइंड्स पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग सीम टू राइज एज इफ बाय मैजिक। मतलब ये कि उस जमाने में ये मदरसा जो था या जो कॉलेज था अलाउद्दीन खिलजी का, वो न सिर्फ ये कि बहुत ही बड़े लेवल पर था, बल्कि ये कि उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम बाद में सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे वहाँ पर, उसके बारे में जो सिलेबस था वहाँ पर, ये अभी भी इसका स्ट्रक्चर दिल्ली में आप दिखता है। यानी कुतुब जो क्या नाम है उसका, जो खलजीज के जहाँ पर वो रियून्स हैं, वहाँ पर अभी भी काफी बड़ा इसका इदारा दिखता है। अमीर उस जमाने में जो इंपेरियल लाइब्रेरी थी अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे तो हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो हिंदुस्तान, मतलब जब वो बादशाह बना तो उसके ज़माने में जो हिंदुस्तान एक्सपेंड हुआ, आप देखें अफगानिस्तान से लेकर मदुराई तक, मतलब तमिलनाडु तक उसके कंट्रोल में था। मदुराई में मलिक काफूर ने, मदुराई और जो दूसरे वारंगल और दूसरे जो एरियाज थे, वहां पर पहली बार जो है वो कोई आर्मीज वहां पहुंची 13th सेंचुरी में। तो जहां जहां एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो इसके इनके पास रिसोर्सेज बहुत है। तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना सिर्फ ये अलाउद्दीन खिलजी ने, 2-3 चीजें जो थी उसकी मेन रिफॉर्म्स जो थी, एक तो ये कि उसने पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई हिंदुस्तान में, तकरीबन 3 लाख की स्टैंडिंग आर्मी थी। दूसरे ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसने हिंदुस्तान में हर चीज का, तकरीबन हर कमोडिटी का प्राइस जो है वो इतना कम रखा था, मतलब इतना कम रखा था कि जो उनका स्टैंडिंग आर्मी का, उनके जो अपने ऑफिसर्स थे, जो उनके सोल्जर्स थे, कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी, उनके लोगों को जो सैलरी देते थे वो उनके लिए बहुत काफी होती, मतलब दे यूज टू हैव अ प्रॉस्परस लाइफ। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत अच्छा था, दूसरे ये कि उसने जो है स्टैंडिंग आर्मी बनाई, तीसरे ये कि उसने हर चीज को, गेहूं से लेकर हर चीज, और बिल्कुल उसका स्ट्रिक्ट रूल था, मार्केट में कोई उसको उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। तो जो शख्स इतना बड़ा, इतनी वेल ऑर्गेनाइज एम्पायर चला रहा है, अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक, उस शख्स के बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि उसने ऐसे माइंड्स को डेवलप नहीं किया होगा, जो, और ऐसे लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया होगा जो वेल वर्स थे, ना सिर्फ ये कि मैनेजमेंट में, बल्कि अकाउंटेंसी में, स्कॉलरशिप में, राइटिंग्स में, रिकॉर्ड्स कीपिंग में। तो हम देखेंगे कि उसके बाद जो तुगलक आए, तुगलक के ज़माने में जो, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में और फिरोज तुगलक के ज़माने में जो काम हुए, मतलब
माइंड बॉगलिंग उसके। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बाज लोग कह के गुजर जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वाज अनलिटरेट, ही वाज सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली इग्नोरेंट फ्रॉम एंड ही कुडंट रीड। ये भी एक गलत चीज है। अलाउद्दीन खिलजी जब बादशाह बना तो बाज लोग कहते हैं कि वो पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में इरफान हबीब का भी मानना है और दूसरे बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि ही वाज लिटरेट, एंड इफ ही वाज इनिशियली नॉट वेरी वेल वर्स विद सम टॉपिक्स, उसके बाद उसने बादशाह बनने के बाद बहुत सारी स्टडी की और फिर उसको जो है बड़े बड़े जो दीवान थे वो उसको याद हो गए थे, और ही हैड अ वेरी गुड कमांड। उसके ज़माने में इंपेरियल लाइब्रेरी जो थी वो उनकी इतनी डेवलप हुई कि अमीर खुसरो जो थे उनको उस लाइब्रेरी का, इंपेरियल लाइब्रेरी का इंचार्ज बना गया। और चूंकि आप देखें, जब यहाँ पर स्टॉक राइज होता है किसी चीज का, कोई एम्पायर बढ़ती है, तो पूरी दुनिया से फॉर्चून सीकर्स, स्कॉलर्स, जैसे अभी हम में से हर आदमी चाहता है कि अमेरिका चला जाए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट उसको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। उसी तरह जो बड़े बड़े कैपिटल्स हुआ करते थे वो दे यूज टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड। तो उस जमाने में भी ये होता, और पूरी दुनिया से लोग जो हैं आप देखें कि यहाँ पर सूफिया, स्कॉलर्स, आर्किटेक्ट्स और साइंटिस्ट, हर तरह के लोग यहाँ पर आने शुरू हुए। अमीर खुसरो को जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का उस वक्त इंचार्ज बनाया गया। उसके बाद एक दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ दिन तक जो है वो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अपहीवल। उसके बाद जब तुगलक आए तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड किंग्स इन इंडिया। तो और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे काम किए। एक तो ये कि स्कूल और कॉलेज के अलावा उसने पूरा जो कैपिटल था उसको दिल्ली से ले आके उसने दौलताबाद में या देवगिर में उसने ले आके उसको शिफ्ट किया। और वहाँ जब आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बर्नी ने और फरिश्ता ने जो लिखा है कि उससे अच्छा जो है राइटर, स्कॉलर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी में माहिर, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि इफ देयर ही यूज्ड टू पर्सनली गो टू पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसीजेस टू नो फर्स्ट हैंड कि क्या है और उसके असबाब क्या है और इलाज कैसे हो सकता है। देखिए, अब्दुल अब्बास अहमद मेरी स्क्रीन पर है कि अब्दुल अब्बास अहमद कहते हैं कि मशहूर हिस्टोरियन है कि दिल्ली के उस वक्त के कोर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में 1000 स्किल्ड पोइट्स थे, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स थे, 1200 फिजिशियंस थे जो उसके एम्प्लॉयमेंट में थे। इट वॉज नॉट ए स्मॉल थिंग। मोहम्मद बिन तुगलक के कॉलेजेस के बारे में जो है उसने दिल्ली में कम से कम, उसने उसके बारे में है कि दिल्ली में दो एक बड़े उसने इंस्टीट्यूट, वो कॉलेजेस खोले थे, लेकिन उसका जो है वो निशान नहीं है ज्यादा। दूसरा ये है कि उसने एक सिस्टम बनाया था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको ग्रांट दी जाए। और बल्कि जितने भी बड़े बड़े दिल्ली सल्तनत के ये बात के ये बादशाह हैं, उन सब ने पूरा एक बनाया था ऑर्गेनाइज अंदाज में कि कैसे कितना कितनी रकम दी जाए स्कॉलर्स को, उनकी जो उनके लिए काफ़ी हो। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो आया उसके ज़माने में, मतलब ये दिल्ली सल्तनत के ज़माने में ये हाईएस्ट पॉइंट था स्कॉलरशिप का। क्योंकि फिरोज तुगलक जो है वो खुद बहुत बड़ा स्कॉलर था। फुतुहात फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की अपनी तसनीफ है जो अब तक मौजूद है। उसके तराजुम तकरीबन मुख्तलिफ ज़बानों में है। और न सिर्फ ये कि वो एक हिस्टोरियन था, बल्कि आप देखें कि बर्नी और सिराज अफीफ जो एक ज़माने के मशहूर तरीन हिस्टोरियंस हैं, और उनकी जो हिस्ट्री किताबें अभी भी ऑथोरिटेटिव सोर्सेज हैं, अभी भी सोर्सेज हैं उस ज़माने की, वो उस ज़माने में वो, मतलब वो उसके दरबार में थे। उसके बारे में कहते हैं कि उसने 3 बड़ी बड़ी दिल्ली में बिल्डिंग्स बनाई थी। और उसमें जो है उसमें उसने जो है एक को बिल्कुल स्पेशली जो है वो इसके लिए क्या नाम है, स्कॉलर्स के लिए वो कर रखा था। दूसरा ये है कि उसने क्या किया था कि जो लोकल, जो यहाँ पर मैथमेटिक्स में और साइंस वगैरह में जो पहले काम हुए थे, संस्कृत में थे और स्कॉलरशिप के, उनको पर्शियन में और टर्किश में ट्रांसलेट कराया। इसके बारे में कहते हैं इसने बहुत सारे काम कराए थे। मतलब ये कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहते हैं कि उसका अपना जो नई बिल्डिंग्स हैं वो तो उसने कम बनाई, लेकिन जो उसने जो प्रिजर्व किया है स्ट्रक्चर्स को स्टैंडिंग, मतलब ये कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को उसने जो प्रिजर्व किया है वो जबरदस्त काम किया है। लेकिन उस वक्त खुद उसने अपना जो है वो 30 कॉलेजेस दिल्ली में बनाए थे। जो तुगलकाबाद का जो दिल्ली में जो है जो शहर जो उसने बनाया था उस जमाने में, फिरोज शाह कोटला इसका के नाम से जानते हैं उस एरिया को, वहाँ अभी भी उसके रिव्यूज मौजूद हैं। 30 कॉलेजेस, मतलब ये कि दिल्ली में आप तस्वुर करें कि उस जमाने में कैसा
कितना जबरदस्त शहर रहा होगा और क्या स्कॉलरशिप का सिस्टम रहा होगा। फिरोज शाह के बारे में कहते हैं कि वो बादशाह ऐसा था जो खुद जाकर आइडिया दिया करता था कि इसको प्रिजर्व करना है तो कैसे एग्जिस्टिंग अंदाज में उसको प्रिजर्व किया जाए। जो आजकल आगा खान फाउंडेशन ने मतलब हुमायूं जो के मकबरे में जो काम किया प्रिजर्व करने का, आप देखें कि अगर वो एक्सपर्टीज उनके पास नहीं होती तो नहीं कर सकते थे। बिकॉज ही हैड एक्सपर्टीज, उसने उसी लेवल उसी अंदाज में उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की। फतुहात फिरोज शाही में सुल्तान खुद लिखता है, among the gifts which God bestowed upon me, his humble servant was a desire to erect public buildings. So I built many mosques, colleges, and monasteries, that the learned and the elders, the devout and the holy might worship God in these edifices and aid the kind builder with their prayers. The digging of canals, the planting of trees, and the endowing with lands are in accordance with the direction of the law. मतलब ये 30 कॉलेजेस बनाए, ऐसा नहीं कि बना के उसने छोड़ के चला गया। सबके लिए एंडोमेंट्स किए उसने, ताकि वो बाद में उनको मेंटेनेंस के लिए चंदा ना करना पड़े, जो आजकल हमारे मदरसे में जो सिस्टम है पूरा, उसने सबको बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बनाया कि उसको उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी जो चीज लिखी है कि उसने खुद लिखा है फिरोज शाह ने, द मदरसा ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुमिश had been destroyed. I rebuilt it and furnished it with sandalwood doors. The columns of the tomb which had fallen down I restored better than they had been before. When the tomb was built, its court had not been made curved, but I now made it so. I enlarged the hewn stone staircase of the dome and re-erected the fallen piers of the four towers. उसने लिखा कि जो पहले रहा होगा, बाद में उसने लिखा है, वो उससे ज्यादा मतलब वो अच्छा हो गया, उससे बेहतर अंदाज हो गया था। फिरोज ने जो है फिरोज शाह ने उसने एक और मदरसा जो है वो फिरोजाबाद में जो है उसको बनाया था, उसको फिरोज शाही मदरसा कहते थे। बर्नी ने उसके बारे में, जो जियाउद्दीन बर्नी ने उसके बारे में बहुत तफसील से लिखा है, लेकिन अगर हम एक एक की तफसील से लिखने लगेंगे तो ये हमारा जो सेशन है वो कई घंटे का हो जाएगा। फिर आप देखें फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई, और फिर उसके बाद जो है 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर जो है वो ही रैंसैक्ड दिल्ली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द सिटी। उस जमाने में क्या हुआ कि जो दिल्ली था, वो दिल्ली was not the most important place in India. At that time, the seat of civilizational development, the seat of, say, scholarship, the seat of Muslim sort of resurgence, it moved from north to south to Deccan. तो उस वक्त दक्कन में जो है आप देखें कि दक्कन में बहमनी सल्तनत थी। फिर उसके बाद मालवा में जो है वो खिलजी सल्तनत, मालवा में क्योंकि यहाँ से खत्म हो गई थी, वहां पर खिलजी सल्तनत थी। फिर उसके बाद जो है गुजरात में गुजरात सल्तनत कायम हो गई थी। इन लोगों ने जो है वो जबरदस्त काम किए। तो बहमनी जो है थे, बहमनी आप कहेंगे कि 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने वो जो बहमनी सल्तनत थी, बहमनी एम्पायर उसको कहेंगे, ये इट वॉज ए शोर टू शोर एम्पायर। ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक तकरीबन पूरा जो एरिया था वो बहमनी सल्तनत का था। और दूसरा, लोग कहते हैं, हम लोग जब बात करते हैं साउथ की तो हमेशा जो बात आती है वो आती है कि विजयनगर एम्पायर वॉज अ ह्यूज पावर। लेकिन मैं आपको बताऊं और आपको बड़ी हैरत होगी, तकरीबन 50 साल तक विजयनगर एम्पायर ने बहमनी एम्पायर को एनुअल ट्रिब्यूट्स दिए हैं। और जब बहमनी सल्तनत खत्म हुई उसके बाद तकरीबन 1490 में बहमनी सल्तनत खत्म हुई, तो 1500 से लेकर 1565 तक विजयनगर का जो है वो हाई पॉइंट था। और उसके बाद जब जो दक्कन की जो छोटी छोटी मुस्लिम सल्तनतें थी वो मिल गई, तो उन्होंने फिर जाके उसको खत्म कर दिया 65 में, विजयनगर एम्पायर को खत्म, बिल्कुल खत्म, मतलब उसका जो कैपिटल था वो खत्म कर दिया। तो बहमनी सल्तनत में मतलब उसके बारे में फिरोज शाह जो बहमनी है, फिरोज शाह बहमनी जो है उसका रूल था 1390 से लेकर 1395 से लेकर तकरीबन 1422 तक उसका उसका रेंज जो उसने रूल किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड वहां पर बहमनी एम्पायर में ऑब्जर्वेटरीज बनी, कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने। एंड आई मीन उसके बारे में बहुत से लोग लिखते हैं, फरिश्ता भी लिखता है और दूसरे लोग लिखते हैं कि फिरोज शाह बहमन was as sort of as good a scholar as मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की स्कॉलरशिप के बारे में किसी को कोई शुबा नहीं हो सकता। उसके बारे में कहते हैं फिरोज शाह तुगलक बहमन के बारे में कि फिरोज शाह बहमनी यूज्ड टू वाज ए पॉलीग्लोट
मतलब ही मास्टर्ड ऑलमोस्ट डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस। और उसके हरम में उनका जो था वो हालांकि सुन्नी थे, लेकिन somehow or the other he had got some sanctions from some ulama कि he could marry as many as sort of women he could do। तो कहते हैं कि 4,000 उसके हरम में खवातीन थी, और वो उसमें जॉर्जियन थी, सेंट्रल एशियन थी, टर्किश थी, एंड ही यूज टू कन्वर्स विद दम इन देयर ओन लैंग्वेज। उसी के ज़माने में मोहम्मद अहमद टू जो था, अलाउद्दीन अहमद टू जो था, उसके बाद वो बादशाह हुआ था फिरोज शाह बहमन के बाद। उसने मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जाल बिछा दिया, और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थे उस जमाने में वो उसके वो हुआ करते थे, रेजिडेंशियल हुआ करते थे। और उसमें तिब, साइंस, आर्किटेक्चर, ये सब जो है वो बुनियादी तालीम का हिस्सा थे। और अजीब बात यह है कि वो जो है उसने, जैसे हम कहते हैं कि एक्सेल करते हैं तो उनको तशजीह के तौर पर या ऑनरेरियम दिया जाता था। स्टूडेंट्स जो स्कूल में टॉप करते थे उनको मतलब सिटी लेवल पर एक प्राइज दिया जाता था उनके मेंटेनेंस के लिए, मतलब ये उनको स्कॉलरशिप के तौर पर। उसके बाद जो सिटी लेवल पर जो करते थे, एक्सेल करते थे, उनको नेशनल लेवल पर वो रिवार्ड करते थे। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था जो उस जमाने में चला। और उसके बारे में कहा था, कहते हैं कि उसने वहां पर पहला जो है वो एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया था, अलाउद्दीन अहमद टू ने, जो जिसमें वो मतलब पूरे सेंट्रल एशिया से और अरब से और अफगानिस्तान से और नॉर्थ इंडिया से सबसे उन्होंने वहां पर स्कॉलर्स, वो डॉक्टर्स बना के एम्प्लॉय की थी। एक अहम बात जो मैं बताऊंगा आपको, बाज लोग हमारे यहाँ ये बहुत वो है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ 5% मुसलमान बाहर से आए हैं और 95% जो है वो लोवली बॉर्न इंडियन वो है। लेकिन अगर हम देखें कि लोगों का जो आना था साउथ सेंट्रल एशिया से, अरेबिया से, एक्चुअली चूंकि सारी चीजें कोरिलेटेड है इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। उसमें आप देखें कि बहमनीज की पूरी फौज जो हुआ करती थी वो सारी तकरीबन आफाकी हुआ करती। आफाकी का मतलब वो जमाने में था, एक टर्म थी। आफाकी कहते थे कि वो सेंट्रल एशिया से यहाँ जो आते थे वो मतलब वेस्टर्नर्स कहा करते थे उनको, कहा अभी सीनियंस आते थे। तो ऐसा नहीं कि एक आध साल आए, नहीं, हर साल आते थे। और आप देखें कि जो जितने सूफीज हैं, सूफिया इकराम स्कॉलर्स जो हैं, और जो वहाँ पर बादशाह पूरे बाद में जो डायनेस्टीज भी चली, वो तकरीबन 13 सेंचुरी 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक आने का सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा। तो ये एक बहुत चीज़ है कि ऐसा नहीं, तकरीबन मेरे अंदाज से 20 से 25% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो हु आर फॉरेन, मतलब ये कि जो उनके एंसेस्ट्री जो है वो 700-800 साल पहले से वो बाहर से आए थे। लेकिन सबसे बहमनीज का जो है एक सबसे जो हाई पॉइंट था वो महमूद, जो उनका लास्ट ग्रेट जो एम्पायर था, मोहम्मद द थ्री, वो था जबरदस्त। उसके जमाने में उसका वजीर था महमूद गवान, और जो उसका शुरू में जो था वो अतालिक भी था। महमूद गवान जो था वो खुद गजनी से आया था। ही वॉज अ बिलियनर एट द टाइम। उसके बारे में कहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस था जब वो आया महमूद गवान। दाबोल की बंदरगाह पर जब उसकी कश्तियों का बेड़ा रुका, तो कहते हैं कि वो तकरीबन एक फ्लीट था शिप्स का जिसमें वो सामान लेके आया था। उसमें अरेबियन हॉर्सेस थे, स्लेव्स थे, वो सब सब चीजें थी। वो स्कॉलर था और बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। अगर वो दिल्ली के किसी बादशाह का मतलब वजीर होता या यहाँ रहा होता या जन, तो आप देखें उसकी शोहरत जो है वो, किसी ने मुझसे कहा कि उसकी शोहरत जो है वो जो है तूसी जो था, निजामुद्दीन तूसी, उस लेवल का उसका अचीवमेंट था। और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हैरत ये कि उसको कोई नहीं जानता। तो महमूद गमान का जो कॉलेज था वो 1470 में के आसपास बना। और उसमें जो है उसने कहते, लोग कहते हैं कि उसने अपनी जो फॉर्च्यून थी वो पूरी तकरीबन उसमें लगा दी। तो उसकी बिल्डिंग जो मैंने शुरू में जो पिक्चर्स दिखाई उसमें एक बिल्डिंग जो है वो महमूद गवान का मदरसा है, अभी भी बीदर में खड़ा हुआ है वो। तो फरिश्ता कहता है कि उस वक्त जो 1560 के आसपास, तो उस वक्त भी वो मदरसा वैसा ही खूबसूरत था और चल रहा था। मदरसा मतलब कॉलेज, उसमें एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, उसमें मैथमेटिक्स, सब चीजें पढ़ाई जाती थी। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जो है, जब देवबंद का मदरसा बना शुरू हुआ, कासिम नानूतवी ने जब शुरू किया देवबंद का मदरसा, जो कासिम नानूतवी दिल्ली कॉलेज के पढ़े हुए थे, और सर सैयद और कासिम नानूतवी दोनों साथ में दिल्ली कॉलेज में पढ़े थे, तो उन्होंने वहां भी मैथमेटिक्स रखी थी, और मतलब मेडिसिन भी पढ़ाते थे वहां पे। तो बाद में खत्म कर दिया उन्होंने। तो महमूद गवाना कॉलेज जो है आप देखें कि वो, उसकी बिल्डिंग अभी भी सरवाइव कर रही है, और सरवाइव ही नहीं कर रही, वो स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल। वो तो औरंगजेब की एक फौज का जो है उन्होंने जब हमला
दक्कन में जब उनके हमले चल रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त वहां पर कहते हैं कि 1690 के आसपास उनकी वहां पर उन्होंने बारूद जमा किया, वो बारूद में आग लग गई, तो तकरीबन 1/4 हिस्सा उसका वो टूट गया, और 2/3 हिस्सा जो है वो अभी भी बाकी है। तो महमूद गवान में कॉलेज जो है वो एक हाई पॉइंट है मुस्लिम सिविलाइजेशन, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का, जो हिंदुस्तान में इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम खुद नहीं जानते इसके बारे में। फिर अब हम दोबारा हम मुगल डायनेस्टी की तरफ आते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद जो फोकस हमारा चला गया था साउथ में, दक्कन में। दक्कन में दूसरे इदारे भी हैं। अकबर जो है उसके बारे में लोग कहते हैं कि ही वॉज अनलिटरर्ड। मतलब ये तो बहुत ही, इससे न सिर्फ ये कि हैरत होती है बल्कि हंसी आती है। अकबर में के बारे में कहते हैं कि जब वो 4.5 साल का था, तो उसके बारे में उसकी तालीम का उसके हुमायूं ने अच्छा इंतजाम किया था, और एक अच्छे अच्छे ट्यूटर्स रखे थे। आप देखिए उसने जो कॉलेजेस कायम किए, जो उसने फिक्र जो डेवलप की, और जो स्कॉलरशिप्स अपने आप देखें, अबुल फजल फैजी और दूसरे लोग जो बड़े बड़े स्कॉलर्स, इंडियन ही नहीं, जो वेस्टर्न यूरोपियन स्कॉलर जो आके उसके यहाँ बात करते थे, गुफ्तगू करते थे, जिन चीज़ों को तराजिम किए, और जो उसने अपने बच्चों को एजुकेशन पर जो ध्यान दिया, आप देखिए कि वो बिल्कुल इट डजंट फिट इनटू द सॉर्ट ऑफ पिक्चर दैट वी हैव ऑफ अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक जबरदस्त कॉलेज बनाया था। उसी के ज़माने में जो है उसकी जो वेट नर्स है महामागा, उसने एक कॉलेज बनाया यहाँ पर 1561 में। ख्वाजा मोमिन कॉलेज भी उसी ज़माने में इस्टेब्लिश हुआ था। अकबर के बारे में क्या है, अकबर की दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं की वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। एक तो ये कम्युनलिज्म जो है, ये एक वेस्टर्न जो है वो कंसेप्ट है। मुस्लिम दौर में ना ना तो ये इसके बारे में प्रैक्टिस होती थी, और ना ऐसा कोई थॉट कभी occur। दे वर हेयर टू रूल, एंड हु एवर फिट देयर इन स्कीम ऑफ थिंग्स दे एम्प्लॉयड एवरीबडी। तो देखें कि औरंगजेब के ज़माने में भी जो उनके बड़े बड़े फौजी थे, मतलब सरदार जो मतलब जाके उन्होंने लड़ा शिवाजी से या दूसरों से, वो मुसलमान नहीं थे, वो मतलब ये राजपूत थे। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने हिंदुओं की तालीम के लिए क्या किया है कि वो उसने उनको जो कॉलेजेस खोले वो दोनों के लिए थे, साथ साथ मुसलमान भी वहां पढ़ते थे और हिंदू भी वहां पढ़ते। रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, उनका सारा खर्चा वो करता था, मतलब स्टेट करती थी। सिलेबस के बारे में, मतलब ये एक हम कहते हैं कि अनलिटर्ड किंग था वो, उसने जो सिलेबस डिवाइस किया था अपने कॉलेजेस में उस जमाने में, उसमें देखिए मोरालिटी बुनियादी तौर पर थी। जितने कॉलेजेस थे उनके ज़माने में, उस ज़माने में उसके साथ मसाजिद हुआ करती थी। अलीगढ़ में भी जब सर सैयद ने बनाया मतलब कॉलेज, तो चूंकि हमारे सोशल एथोस, हमारे रिलीजियस एथोस साथ साथ चलते हैं, तो वहाँ भी एक बड़ी मस्जिद, खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। मोरालिटी, अरिथमेटिक, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, लॉन्जिमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेंसी, इकोनॉमिक्स, द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, फिजिक्स, लॉजिक, नेचुरल फिलोसफी, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, डिवाइनिटी एंड हिस्ट्री, ये सब वहाँ पर पार्ट ऑफ सिलेबस थी, जो हर बच्चे को तकरीबन, मतलब जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता था, उसको पढ़ना लाजमी होता था। अब्दुल फजल कहता है कि उसने जो है वहाँ पर नए तरह के कॉलेज, अकबर ने नए तरह के कॉलेजेस की बुनियाद डाली थी। और उसने न सिर्फ ये कि जो एग्जिस्टिंग जो कॉलेजेस थे उनमें ऐसी तालीम शुरू की, बल्कि उसने बट मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इन एम्पायर by continually giving employment to a number of hands in erecting fortification and palaces, colleges and masjids. फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ा कॉलेज अकबर ने बनाया, वो हिल के ऊपर बनाया था। और अजमेर में भी उसने एक कॉलेज बनाया। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ रेजिडेंशियल थे, और बहुत सारे कॉलेज जो थे वो नॉन रेजिडेंशियल भी थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उस कॉलेज में वो उनके घर से 2 माइल दूर था, और उनको दोपहर में वहाँ लंच करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए घर जाते थे, दोबारा आना पड़ता था। तो इस तरह उनको तकरीबन 8 किलोमीटर रोजाना सफर करना पड़ता था, जो उस जमाने में वाकईन एक बड़ी चीज रही होगी। एक और चीज जो थी वो ये कि उस जमाने में एक और एजुकेशन का सिस्टम था कि आप, देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ रिनॉन्ड स्कॉलर, और वो स्कॉलर जो है अपने यहाँ जो इस मुंतखब बच्चे हुआ करते थे, मुंतखब स्कॉलर जिनमें देखता था वो कि ही फाउंड दम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ट्रेन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, तो वो अपने यहाँ रखकर उनको पढ़ाते थे। तो तारीख बदायूनी का जो ऑथर है अब्दुल कादिर, वो सेंट्रल एशिया से आया, और वो मेहर अली बेग के यहाँ जो है वो उसने बदायूं में रहकर तालीम हासिल की।
तो एक बड़ा वो सिस्टम था, और उन स्कॉलर्स को ये जो है अकबर और जो दूसरे मुगल बादशाह थे, वो उन सबको स्कॉलरशिप फीस दिया करते थे उनकी अपकीप के लिए। एक दूसरी अहम चीज जो है उसके बारे में बहुत कम लिखा गया, वो ये कि तकरीबन नाम है स्कॉलर्स के, मासरी रहीमी में लिखा है कि तकरीबन 95 बड़े स्कॉलर्स थे जिनको ग्रांट्स मतलब फीस दी थी अ, अकबर के जमाने में। सिर्फ एक, ये तो एक लिस्ट है, दूसरी कई और लिस्टें भी मौजूद हैं, इसमें किसी में 45, किसी में 50 लोगों के नाम है जो रिनॉन्ड स्कॉलर्स थे उस जमाने में, जिन्होंने उस पर बहुत जबरदस्त काम किया था। जहांगीर का जो जमाना था वो भी बहुत जबरदस्त था। जहांगीर ने कई रिफॉर्म्स किए। एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग अकबर के जमाने में स्कूल्स और इदारे थे उनको खुद किया। जहांगीर खुद स्कॉलर था और मशहूर स्कॉलर था। तो उसने जो है एक लॉ लेके आया जहांगीर, कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पर, और हमेशा आते थे, पूरे कारवान आते थे, इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, और मतलब ये कि लाख 2 लाख रुपए उस जमाने के लिए मामूली बात थी, बहुत मामूली चीज उस जमाने के जो करेंसीज थी। और वो कभी ऐसा होता था कि वो दे डाइड ड्यूरिंग देयर ट्रेवल इन इंडिया, एंड दे and nobody found any heir, any sort of survivor in their family to sort of pay them those amount। तो बादशाह ने क्या किया, उसने कहा कि जो भी इस तरह के उनके पास उनका जो सामान मिलेगा और जो दौलत होगी वो इन इदारों के लिए अपकीप के लिए खर्च की जाएगी। तो उससे जो है इनकी फंडिंग में बहुत आसानी हो गई। शाहजहां के बारे में हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। लोग कहते हैं ताजमहल बनाया, कॉलेज नहीं बनाया। शाहजहां ने जब दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई तो वहां पर उसने एक तरफ तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया और दूसरी तरफ एक इंपेरियल कॉलेज बनाया। इसके बारे में कहा जाता है कि सदरुद्दीन आजुर्दा जो थे, जो 1850 मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनको अंग्रेजों ने मार दिया था और उनके जो पूरा लाइब्रेरी जला दी और उनका जो पूरा लोकेलिटी जो थी उसकी उसको खत्म कर दिया था। तो उन्होंने जब वो बीच में जो है वो फंडिंग उंडी की वो हुई तो उन्होंने उसको अपने अंडर में ले लिया, बादशाह से कहकर, उस जमाने का बादशाह था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि आप दिल्ली में न सिर्फ ये कि दिल्ली से जो जामा मस्जिद से लेकर शाहजहानी जामा मस्जिद जो है वहां से लेकर जो लाल किला है, वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, इदारे थे, उसको पूरा बराबर कर दिया। तकरीबन 20 साल पहले जब एक एग्जीबिशन हुआ था तो पता चला कि वहां पर एक बड़ी मस्जिद थी, और बड़ी बहुत आलीशान मस्जिद थी। उसके जो है वहां पर जो है वो साइंस थे, ये जब उसकी मेट्रो का जो एक्सकेवेशन चल रहा था। शाहजहां ने न सिर्फ ये कि वो बनाया, बल्कि दारुल बका के नाम से एक और उसने कॉलेज था, उसको रिपेयर किया और उसकी अपकीप का इंतजाम किया। और भी बहुत सारे इदारे थे इसके लिए उसने। सर सैयद अहमद खान ने जो है वो तफसील से उसके बारे में लिखा है। सर सैयद अहमद खान ने उस कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज के बारे में भी लिखा है, जिसके बारे में अभी मैंने तस्करा किया था। अब देखिए, दारा शिको जो है वो चाहे बादशाह ना रहा हो, लेकिन दारा शिको ने स्कॉलरशिप को जो है जो डेवलप करने में बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। उसका मजमुअल बहरैन जो है अभी भी, मतलब ये हिंदी में और पर्शियन में, बल्कि अभी भी बहुत बिकने वाली किताबों में से एक है। अमेजन पर अगर आप सर्च करें तो अभी मिल जाएगा। 17th सेंचुरी का एक प्रिंस जो है उसकी किताबें अभी भी चल रही हैं, एक बड़ी बात है। बहुत सारी किताबों का उसने, उपनिषद का, भगवत गीता का, रामायण का उसने तर्जुमा कराया। और दूसरा वो खुद भी स्कॉलर था, तो रुचि जो है उसने वो अपनी जो हिस्ट्री जो लिखी है उसकी किताब है, मेरे पास यहाँ पीछे है वो किताब, उसने तफसील से उसमें तज़किरा किया है। औरंगजेब के बारे में मतलब ये कि 50 साल तक उनका दौर रहा था, और उसके 25 साल शुरू हुए थे औरंगजेब के, वाकई बहुत ज़बरदस्त थे। आखिर के दिनों के बारे में मैं उतना श्योर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है दक्कन की जो मुस्लिम सल्तनत और मराठा जो थे उनके सर पर सवार हो गए, इसलिए वो वहाँ चले गए। लेकिन उन्होंने शुरू में जो काम किए उन्होंने वो ज़बरदस्त थे। उनके ज़माने में कई सारे कॉलेजेस बने और उनको उन्होंने ग्रांट्स दिए। जैसे अकरमुद्दौला खान सदर ने 1697 में एक अहमदाबाद में कॉलेज बनाया, जिसके लिए उसने 1,24,000 रुपीज जो है वो उसने खुद लगाए थे। एंड ही सॉट ग्रांट फ्रॉम औरंगजेब, एंड औरंगजेब कंप्लाइड विद द सब्सटेंशियल ग्रांट फॉर द कॉलेज। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज थे, और कहा जाता है कि बोहरा के उसके लिए, एजुकेशन के लिए गुजरात में औरंगजेब ने जो है खास तौर पर तवज्जो दी थी। औरंगजेब के ज़माने में सियालकोट जो है, जो अभी पाकिस्तान में है, वो एक मतलब बहुत एजुकेशन का सेंटर बन गया था। कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे कॉलेजेस, अब मुझे पता नहीं कि वहाँ रूम्स हैं या नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसने उसके ज़माने में कई कॉलेजेस बने थे। और
Learned men from various parts of the country resorted to this place. Maulvi Abdullah taught in his school in this town set up by his father, Maulana अब्दुल हकीम। और भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो जमा हो गए वहां पर। फिर जब कहते हैं कि औरंगजेब के बाद जो है, कहते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो गया मुगल सल्तनत का। और बाज लोग कहते हैं कि 18th सेंचुरी थी वो ब्लैक पीरियड है, मतलब ब्लैक पीरियड इन सेंस कि देयर वाज नो डेवलपमेंट, देयर वाज नो प्रॉस्पेरिटी, देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी वाज रैम्पेंट एवरीवेयर। बट दिस इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली अनट्रू। उसके बारे में मुजफ्फर आलम ने जो है तफसील से लिखा है। मुजफ्फर आलम ने तो उसके बारे में लिखा है कि वो एक ब्राइट पीरियड था, क्योंकि मुगल जो था वो डिक्लाइन था। और मुगल डिक्लाइन के बाद जो है ये जो सक्सेसर स्टेट्स थी, जो या तो आप कहें कि अवध हो या बंगाल हो या हैदराबाद का निज़ाम हो, या फिर आप देखें फिर उसके बारे में सक्सेसर स्टेट तो नहीं थी वो, जो मैसूर की सल्तनत थी, सक्सेसर स्टेट नहीं थी लेकिन वो बाद में बनी थी। तो इन सब ने एजुकेशन का बहुत काम किया। लेकिन उसके अलावा जो है मुगल्स खत्म नहीं हुए थे, बल्कि मैं कहता हूँ कि औरंगजेब वाज नॉट द लास्ट ग्रेट मुगल। शाह आलम हिज सन, शाह आलम वन हिज सन वाज द लास्ट ग्रेट मुगल। औरंगजेब के बाद जो सक्सेशन वार हुई, उसमें शाह आलम जीत गए और वो 5 साल तक हुकूमत की। एंड नोबडी नोज अबाउट शाह आलम कि उसने क्या क्या किया। शाह आलम डिफीटेड ऑल द अपराइजिंग अक्रॉस इंडिया। अफगानिस्तान से लेकर दक्कन तक जितनी अपराइजिंग हुई उन सबको उसने डिफीट किया। मराठों से उसने एक एग्रीमेंट कर लिया था। मराठे ही दे एग्रीड टू बी हिज से वेसल्स। शाह आलम के जमाने में न सिर्फ ये कि उसने राजपूत को, बल्कि आप देखें कि जो पंजाब में जो अपराइजिंग्स थी उस सबको तकरीबन सबको खत्म कर दिया, सिख अपराइजिंग को भी खत्म कर दिया था। बाज लोग कहते हैं कि मदरसा गाजिउद्दीन जो है वो शाह आलम के ज़माने में बना। तो मदरसा गाजिउद्दीन जो है वो अभी दिल्ली में ज़बरदस्त कॉलेज के नाम से उसको, उसी के जो नई फॉर्म है वो जाना जाता है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो मदरसा ये जो है इसने कई सारी वो ली हैं, बर्थ हुई है इसकी, मदरसा गाजिउद्दीन की। मदरसा गाजिउद्दीन में अभी वहाँ पर एक स्कूल चलता है, एंग्लो अरबिक स्कूल। उसमें जो है वो गाजिउद्दीन जो है वो आसिफ जाह के फादर थे। आसिफ जाह मतलब वो फाउंडेड द फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो आसिफ जाह के फादर गाजिउद्दीन थे, और गाजिउद्दीन ने ये मदरसा बनाया था शाह आलम के ज़माने में 1720, या मतलब बाद लोग कहते हैं कि, मेरे नज़र में मुझे तो लगता है कि 1695 में बनाया था, बाद लोग कहते हैं 1720 में बनाया था। तो आई विल गो विद विच एवर यू लाइक। और वो जो है वो अभी उसको दिल्ली कॉलेज के नाम से जानते हैं। आप देखें दिल्ली कॉलेज, उसको नहीं, दिल्ली कॉलेज तो अंग्रेजों ने उसको बाद में डेवलप किया। उसी को दूसरा तकरीबन 1820 में उसी कॉलेज जो था उसको दिल्ली कॉलेज का नाम दे दिया गया। और उसमें आप देखें, अब शमसुल उलमा के नाम से जो लोग जानते हैं दिल्ली की हिस्ट्री को, तो जो शमसुल उलमा हुआ करते थे, मतलब ये ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ से लेट मिडिवल पीरियड, उसमें तकरीबन सारे के सारे वो वहीं से पढ़े हुए थे। आप नाम लिए इनका, सर सैयद का नाम लिए, कासिम नानूती का नाम लीजिए, फिर और मतलब एक मौलवी मौलाना अली का नाम लीजिए, और बहुत सारे जो बड़े स्कॉलर्स थे वो सारे यहीं के वो थे, मतलब पढ़े हुए। और सदरुद्दीन आजुर्दा जो थे एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो खुद भी यहाँ पर प्रोफेसर थे। बल्कि मिर्जा गालिब को भी यहाँ पर उसके लिए बुलाया गया था, जॉब अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर, तो मिर्जा गालिब आए वहाँ पर। लेकिन मिर्जा गालिब अपनी बगी से नहीं उतरे, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो बाहर उनको रिसीव करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने कहा कि मैं घर, तो मिर्जा गालिब को लगा कि घर में जाता हूँ इनके, तो बाहर मुझे रिसीव करने आते हैं, यहाँ आया तो नहीं आए। तो पता चला कि उनके उसूल के, कॉलेज के उसूल के खिलाफ था कि जो वहाँ का प्रिंसिपल था वो बाहर जाकर उनको रिसीव करे। तो मिर्जा गालिब चले गए, और इस तरह वो यहाँ पढ़ा नहीं सके। उसके बाद जो है इसी कॉलेज को कलकत्ता मुंतकिल कर दिया गया। कलकत्ता के बाद फिर वहां से उसको लाया गया, और फिर इसको जो है 1890 के आसपास जो है वो दोबारा ये शुरू हुआ। पहले +2 कॉलेज हुआ, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज। और आप अगर पढ़ेंगे भी जाकिर हुसैन कॉलेज के ऊपर जाकर, तो उनके यहाँ वो जो है शुरू से गाजी मदरसा गाजिउद्दीन से उनकी हिस्ट्री शुरू हुई थी। तो जो कहते हैं कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ये क्या अजीब व गरीब बात है। और हम भी उस बात को फौरन मान जाते हैं कि हमारा वाकईतन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई कॉलेज नहीं। तो हम, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि भाई एक कॉलेज का नाम बताओ जो मतलब कि 19th सेंचुरी से चल रहा हो, मुसलमानों का 18th सेंचुरी से चल रहा है। हमारा मदरसा गाजिउद्दीन जो 18th सेंचुरी के शुरू से चल रहा है, या लेट 17th सेंचुरी से चल रहा है अभी भी। मतलब दिल्ली कॉलेज जो है वो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। सिर्फ यही नहीं, शाह आलम के जमाने में और भी बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, बहुत सारे स्कूल्स खोले गए।
और मतलब ये शाह आलम तो एक बहुत बड़ा बादशाह था, वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर, सब कॉन्टिनेंट पर उसकी हुकूमत थी। ये तो एक मुगलों की या हमारी बदकिस्मती कहिए कि शाह आलम सिर्फ 5 साल मतलब हुकूमत करने के बाद उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद हम समझ जानते हैं कि जो सक्सेशन वार होती थी वो इतनी ज्यादा, मतलब उस पर खर्च आता था, और दूसरे उसमें जो लॉसेस हुआ करते थे वो मॉन्यूमेंटल हुआ करते थे कि उसके बाद उससे उभरना बहुत मुश्किल होता। फिर दूसरा ये कि उनको जो वजीर मिले वो अच्छे नहीं मिले। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो बादशाह हुआ। मोहम्मद शाह को हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। और हम लोग मतलब ये कि जब भी उसका नाम आता है तो हम ऐसा उसकी बेवकती करते हैं कि लगता है कि उसने कुछ नहीं किया। दिल्ली में, जयपुर में जो ऑब्जर्वेटरीज हैं जंतर मंतर के नाम से, वो मोहम्मद शाह के ज़माने में बनी थी। और मोहम्मद शाह खुद जो है वो, उसको एस्ट्रोनॉमी पर इतना अबूर था कि उसने खुद जाकर जो है कैलकुलेशन सही करवाई जो चीज़ें कैलकुलेशन गलत थी। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द ऑब्जर्वेटरी द सेलिब्रेटेड एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स नोन बाय द नेम ऑफ मोहम्मद शाह, उस टेबल को मोहम्मद शाह ही कहते हैं, were drawn by Mirza Khairullah and Sheikh Mohammed Muhaddis under the supervision of Jai Singh। और हम लोग जो है इसको जो समझते हैं कि ये जय सिंह का पूरा कारनामा है, और इसमें क्या है, मुगल बादशाह का कोई रोल नहीं था। इट वाज ऑर्डर्ड एंड इट वाज फंडेड बाय मोहम्मद शाह एंड ही वाज पर्सनली इन्वॉल्व इन इट्स कंस्ट्रक्शन। ये 1741 की बात है। उसी के ज़माने में, मोहम्मद शाह के ज़माने में देखिए हादसा फाजिया हुआ बहुत ज़बरदस्त। आप नादिर शाह का हमला हुआ। तो नादिर शाह जब आया तो वो जहाँ पर ठहरा था वो भी एक कॉलेज था, उसमें ठहरा था। शुरू में नादिर शाह जब दिल्ली में आया तो उस वक्त लूटपाट नहीं हुई, बट समहाउ और द अदर देयर वाज अ रूमर के द मुगल्स दे हैड समहाउ सक्सीडेड एंड बीटन द ईरानियन सोल्जर्स। और वहां उस वक्त हुआ और हजारों जो है ईरानी फौजियों को लोकल लोगों ने मार दिया। उसके बाद दिल्ली में जो स्लॉटर शुरू हुआ वो हुआ। उस वक्त आप देखें कि नादिर शाह जब यहाँ से गया तो तकरीबन 700 मिलियन पाउंड्स की जो वो है वर्थ वो लेके गया था। सिर्फ तख्ते ताऊस जो था वो तकरीबन 90 मिलियन उसकी पाउंड्स उसकी वैल्यू थी उस जमाने में। एक अहम चीज जो ले गया, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करते, इंपीरियल जो मुगलों की लाइब्रेरी थी वो यहाँ से लेके चला गया पूरी। उसने पूरी वो कर दी, यहाँ से लेके ईरान चला गया। और ये बदकिस्मती थी कि वो जो किताबें यहाँ से गई कीमती, वो वहां पर जो है वो रद्दी के भाव बसा औकात फरोख्त हुई। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जहांगीर और शाहजहां के जमाने में जो किताबों की कीमत दिल्ली में, उनकी डिमांड इस कदर थी स्कॉलरशिप की कि इतनी महंगी हो गई कि उसके बारे में कहते हैं कि मानुची लिखता है कि यहाँ जो है वो, उसकी अगर कीमत 1 लाख रुपए थी उस जमाने की, तो वो यूरोप के बाजारों में अगर होती तो सिर्फ 2,000 होती है उसकी कीमत। मतलब स्कॉलरशिप के का मतलब वो जो था यहाँ पर, ये बड़ी हैरत की बात है। और लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। एम्परर मोहम्मद शाह के बाद जो है शाह आलम जो है टू जो है वो बादशाह हुआ। उसके जमाने में भी कई सारे कॉलेजेस खोल गए। जैसे आप देखें कि आसिफ उद्दौला ने जो है यहाँ पर मदरसा, सफदरजंग का जो मदरसा है दिल्ली में, आप देखें अभी तो सफदरजंग का मदरसा जो है, आप निजामुद्दीन से लेफ्ट टर्न लीजिए, लोधी रोड से होते हुए आप सीधे जाएंगे तो एक बहुत शानदार बिल्डिंग आपको समझ में आती है। उसको मकबरा के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक कॉलेज था जो 18th सेंचुरी में दिल्ली में कायम हुआ था। तो उस कॉलेज को आप देखें, वहां भी अभी एक लाइब्रेरी है जो, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको मेंटेन करती है। वो उस जमाने का उसका पार्ट थी। जो कॉलेजेस के लिए जो रूम बने हुए हैं और जो बिल्डिंग्स हैं और जो हॉल्स हैं वो अभी बाकी हैं। तो ये देखिए मतलब ये कि हम लोगों ने जो काम किया उस उसको, चूंकि हम लोगों ने उसके बारे में लिखा नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, हमारी कोई उसमें एजुकेशनल हिस्ट्री को हमने प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए आपको कुछ पता नहीं कि हमारे अजदाद जो थे वो क्या काम कर गए। ना सिर्फ ये कि लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, स्कूल्स बनाए, बल्कि उनके परमानेंट एंडोवमेंट का इंतजाम किया। दूसरे है कि अगर आप 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा, जो सबसे पहला जो मेडिकल कॉलेज जो बना, जो किसी लोकल इंडियन प्रिंस ने बनाया, ये उस्मानिया कॉलेज था। वो 1846 में बना। निजाम कॉलेज इन्होंने 1887 में बनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बुनियाद डाली 1907 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो हमने 1920 में, मतलब 1880s में वो इस्टेब्लिश हुआ, मतलब दारुल उलूम। और उसके बाद 70s में, और फिर जो है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वो मतलब यूनिवर्सिटी जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो हमारा बहुत ही खराब जो टाइम था, मतलब 20th सेंचुरी का शुरू, उस जमाने में भी हमने हिम्मत नहीं आ रही थी, हमारे एजुकेशनल उसके काम हो रहे थे।
और सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी कायम की वो जबरदस्त थी। दूसरे निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सिर्फ ये कॉलेजेस कायम नहीं किए, उसने एक चेन ऑफ स्कूल्स बनाए। उसने वहां पर मतलब ये कि जो इम्पोर्टेंट जो चीजें दुनिया, जो जो भी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन हो सकती थी, वो उसने प्रोवाइड की। दूसरे ये है कि अगर हम शिबली का नाम लें तो हम निज़ाम का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि शिबली ने जो काम किया वो शिबली का काम हो ही नहीं सकता था अगर निज़ाम ने उनको स्कॉलरशिप नहीं दी होती। और स्कॉलरशिप इस कदर हुआ करती थी कि पूरा खर्च मतलब ही यूज टू लीव एज अ सॉर्ट ऑफ वेरी वेल ऑफ पर्सन। और सिर्फ शिबली को उन्होंने सैलरी नहीं, मतलब स्कॉलरशिप नहीं दी, सैकड़ों दूसरे स्कॉलर्स को भी इन्होंने स्कॉलरशिप दी। तो हमारे यहाँ जो चीजें हैं, मतलब मैं आई विल अगेन गो बैक टू बहमनीज ऑफ डेक्कन। हिंदुस्तान में गन पाउडर की जो बुनियाद डली, गन पाउडर जो इंडस्ट्री डेवलप हुई, कैनन जो डेवलप हुए, सीज कैनन जो डेवलप हुए, सबसे पहले 1370s में जो है वो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किए हिंदुस्तान में। इक़्तिदार खान फारूकी की जो किताब है इसके बारे में, मुगल वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, उसमें आप बात देखें तो तफसील से उन्होंने लिखा है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट हुए। दूसरे माल आप देखें, अहमदाबाद जो गुजरात की जो सल्तनत थी, गुजरात की सल्तनत में जो स्कॉलरशिप का काम हुआ है, या आप जाइए जौनपुर, जो शर्की सल्तनत में आर्किटेक्चर का जो काम हुआ, स्कॉलरशिप का जो काम हुआ। और हम जो मतलब हम जब बात करते हैं कि मेहदीज, वहां पर बहुत सारे मेहदीज आए थे, बहुत सारे स्कॉलर्स ने मेहंदी होने का दावा किया। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कॉलर्स की इतनी गलत थी कि वहां पर आप आम थी बिल्कुल स्कॉलरशिप। और एक दूसरी जो चीज आप देखेंगे, जो बड़ी बड़ी मसाजिद है, अटालिया जो मस्जिद है वहाँ की, ये जो जौनपुर की जामा मस्जिद है, या जो दूसरे आसार हैं बड़े बड़े, उसके बारे में देखें, हर बड़े जो मस्जिद है उसके बराबर में कॉलेज की बिल्डिंग होगी जरूर। तो क्यों थी वो? क्योंकि बिकॉज वी लव्ड स्कॉलरशिप, वी प्रोमोटेड स्कॉलरशिप, वी वर ऑल फॉर स्कॉलरशिप। और दूसरा ये कि आप देखें, आप सिर्फ एक बीजापुर एक छोटा सा शहर है अभी, जब 1600 में अकबर ने वहां पर असद लारी को भेजा था, असद खान को वहां पर अपना एम्बेसडर बना के भेजा था। असद ने बताया कि वहां पर जो है वो शहर जो है उसमें उसकी आबादी तकरीबन 1.2 मिलियन पीपल थी। अभी बीजापुर की आबादी जो है, विजयपुर की आबादी 3 साढ़े 3 लाख के करीब है। और वो दुनिया के अजीम तरीन शहरों में था। आप उस छोटे शहर में जाएं तो आप देखें कि वहां पर सूफिया कराम का के जो मकबरे हैं, रिचर्ड एटन ने पूरी एक किताब लिखी है उसके ऊपर। और वो स्कॉलर, वो सूफिया जो थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे जो उनको तकरीबन बड़ी बड़ी चीजों में दर हासिल, स्कॉलरशिप हासिल होती थी। मतलब ये कि जो साइंसेज होती थी और जो लैंग्वेजेस होती थी, आर्ट्स वगैरह में उनको बड़ा अच्छा वो मलका हुआ करता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपनी चीजों को याद नहीं रखा। एक छोटा सा तकरीबन 45-50 मिनट का जो मेरी जो यहाँ पर टॉक थी, उसमें मैं इन्हीं चीज़ों को उसमें कवर कर सकता था। वरना अगर बात होगी तो हम रामपुर जैसा जो छोटा शहर है, हामिद कॉलेज है, वहाँ पर रजा लाइब्रेरी है, छोटा शहर बिल्कुल, जो उसकी आबादी मतलब ये कि रोहिलास का स्मॉलेस्ट आप कहें, जो जब टूट गए, फ्रेगमेंट हो गए, तो बहुत छोटा सा हिस्सा वो बना। उसमें आप देखें तो इंडिया की जो बेहतरीन लाइब्रेरीज हो सकती हैं, वेल प्रिजर्व लाइब्रेरीज, उसमें से एक लाइब्रेरी है वहाँ पर। उस जमाने के स्कूल कॉलेज अभी चले आ रहे हैं। तो जो कहता है कि मुसलमानों ने तालीम में कोई काम नहीं किया, इट इज कंप्लीटली लाई, इट्स फैब्रिकेशन। और अगर हम ये नहीं समझते कि हमने कोई काम किया, तो वाकई ये हमारी मज़ाक़ खेजी है और हमारे ऊपर हंसना चाहिए कि हमने अपनी चीज़ों को सेव करने की कोशिश नहीं की। आप देखें लाइब्रेरीज जो है ना, जब बैरम खान का इंतकाल हुआ तो उसके अकबर के ज़माने में तो उसकी लाइब्रेरी में 4,000 के करीब किताबें थी। उस जमाने में किताबें जो थी, मैनस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। 4,000 मैनस्क्रिप्ट्स, मतलब आप समझे कितनी बड़ी वो थी। तो उसने वो इंपीरियल लाइब्रेरी में गया। फिर दूसरा, जब अकबर ने पहली बार गुजरात के ऊपर हमला किया, तो गुजरात में जो जिसके बारे में तस्करा आता है ज्यादा, वहां से जो रिचेज और चीजें जो लेके आया होगा, वो जो वहाँ की गुजरात सल्तनत की जो लाइब्रेरी थी वो पूरी की पूरी वो उसने इम्पोर्ट कर यहाँ दिया है। हुमायूं के बारे में आता है कि हुमायूं का इंतकाल जो हुआ वो लाइब्रेरी से गिर के हुआ इंतकाल उसका। तो स्कॉलरशिप जो है वो मुसलमानों की जीन्स में है। और हमने स्कॉलरशिप को तरक्की दी है। आप देखें, हमारे बगैर ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप का मतलब की बुनियाद नहीं होती, अंग्रेजों ने भी जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस खोलने शुरू किए बाद में, वो अपनी ज़रूरतों से जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, या जो चेन्नई का जो मद्रास का जो कॉलेज था, सेंट जॉर्ज का में जो कॉलेज था, वो सारे अपनी ज़रूरतों के तहत शुरू किए थे। और शुरू में जो जितना भी स्ट्रक्चर था मुस्लिम मदारिस का, कॉलेजेस का, उन्होंने इंटेक्ट रखा। तो हमें एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे जो अजदाद ने ज़बरदस्त काम किया था।
दूसरे ये कि हमें रोना बंद करना चाहिए, तीसरे ये कि हमें अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हंसते रहेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी अ लाफिंग स्टॉक फॉर देम। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।